हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लर्निंग विद मी। तो हम देख रहे थे ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ डिसऑर्डर्स। तो उसमें हमने देख लिया था, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो गया था और कॉजेज़ एंड साइन सिम्टम्स देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इसके टाइप्स, जो कि टाइप्स हमारा बच्चा है अभी। तो देखेंगे डिमेंशिया के टाइप। देयर इज़ अ टू टाइप मेनली। फर्स्ट वन इज़ अल्जाइमर टाइप डिमेंशिया एंड वस्कुलर डिमेंशिया। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में यहाँ पे देखा था कि इसमें F0 से F09 की जो क्लासिफिकेशन थी, उसमें हमने डिमेंशिया इन अल्जाइमर डिजीज़ एंड वस्कुलर डिमेंशिया, देयर इज़ अ टू टाइप्स। ठीक है, मेनली दो टाइप के होते हैं। तो आप देखिए, अल्जाइमर डिमेंशिया तो हमने देख ही लिया था, जो जितना भी हमने पीछे डिमेंशिया पढ़ा था। इसमें डीजेनरेटिव डिमेंशिया से बोलते हैं, मेनली डीजेनरेटिव डिमेंशिया इज कॉल्ड। और जो है अल्जाइमर कॉज डिमेंशिया, अल्जाइमर की वजह से डिमेंशिया होता है हमेशा। अल्जाइमर कॉज डिमेंशिया, अल्जाइमर एक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हमें डिमेंशिया होता है। और ये इसमें प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस होती है, जैसा हमने बताया था आपको, रिसेंट टू रिमोट मेमोरीज में लॉस होती है। ठीक है, और अल्जाइमर डिमेंशिया के हैविंग 7 स्टेजेस होते हैं। ठीक, अब देखो वस्कुलर डिमेंशिया में क्या है। वस्कुलर डिमेंशिया, वस्कुलर डिमेंशिया एक टाइप का, हमने ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि रिवर्सिबल टाइप जो हमने पढ़े थे कॉजेज़ में, जो कि 15% होते हैं रिवर्सिबल कॉजेज़, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, वस्कुलर डिमेंशिया के अंदर। ठीक है, तो इसमें देखो कि वस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है। वस्कुलर डिमेंशिया में ये होता है कि सपोज़ दैट अगर किसी वस्कुलर डिमेंशिया में या आपको शॉक है, स्ट्रोक हो गया है, मतलब किसी वजह से भी अगर ब्रेन में कोई डिसफंक्शन या फिर नर्व इम्पेयरमेंट कुछ भी हो गया है ड्यू टू मतलब शॉक की वजह से या फिर किसी की वजह से, मतलब वहाँ पे क्या हो गया, कोई आर्टरी है या फिर वेन है जो ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कंप्रेस ड्यू टू सम रीज़न की वजह से, क्योंकि जो आर्टरी वहाँ पे ब्लड लेके जाती है तो वहाँ वो कंप्रेस हो चुकी है, वहाँ पे आगे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो अगर आगे ब्लड नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया, दैट इज वहाँ पे O2 की लैकिंग हो जाएगी। ठीक है, लैकिंग हो जाएगी, वहाँ पे O2 की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से डीजनरेशन हो जाएगा। डीजनरेशन होने की वजह से, यानी कि अगर सपोज किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल्स टिश्यू में अगर ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो वो सेल डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा। ठीक है, नेक्रोसिस होने लगेगी तो वो ऑर्गन हमारा, वो पार्ट, वो बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी पार्ट हो, तो वो क्या होगा, डीजनरेशन होने लगेगा, वहाँ पे नेक्रोसिस, गैंग्रीन स्टार्ट होने लगेगी। ऐसे ही सेम ब्रेन में भी यही होता है कि अगर ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट में अगर नर्व सप्लाई नहीं हो पाई, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन का वो पर्टिकुलर पार्ट जो हमारा मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट था, वहाँ पे इम्पेयरमेंट हो जाएगा और मेमोरी हमारी लॉस हो जाएगी। अगर मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है, अगर हम इसे ट्रीट करें, ठीक है, अगर हम इसे ट्रीट करें, मेडिकेशन ले प्रॉपर तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, यानी कि ये ठीक हो सकता है। ठीक है, ये जो वस्कुलर डिमेंशिया है ये ठीक हो सकता है। ठीक है, इसमें रिवर्सिबल ये होता है, और इसमें अप्रॉक्स 15%, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, 15% मेनली ही होता है ये। ठीक है, तो इसे रिवर्सिबल भी बोलते हैं, रिवर्सिबल कॉज है ये एक वस्कुलर डिमेंशिया में। अब देखते हैं, हमने बोला था कि अल्जाइमर डिमेंशिया हैविंग 7 स्टेजेस, इसके 7 स्टेजेस हम देखते हैं नेक्स्ट। और देखिए, अल्जाइमर डिमेंशिया हैविंग 7 स्टेजेस, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में देखिए देयर इज़ अ नो सिम्टम्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे कोई भी सिम्टम नहीं है, क्योंकि तब पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि मुझे मतलब अल्जाइमर डिमेंशिया भी हो सकता है, क्योंकि उसे कोई सिम्टम्स खुद में नहीं दिखता है। मेनली कभी कभी हमें होता है, हम भी अपनी छोटी मोटी चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं, तो हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। तो स्टेज फर्स्ट में यही होता है कि देयर इज़ अ नो सिम्टम्स।
पेशेंट डोंट नो एनी सिम्टम्स, उसे कोई सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में देखो फॉरगेटफुलनेस होने लगती है, हम धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगते हैं, बहुत माइल्ड ही स्टेज में, माइल्ड से भी बहुत माइल्ड स्टेज में हम फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है, वहाँ से भूलने की शुरुआत हमें हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टेज थर्ड, दैट इज़ माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी। माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी में ये है कि हम धीरे 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 अपना मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी, लैंग्वेज और थिंकिंग जो भी है माइल्ड कॉग्निटिव एक्टिविटी होने लगती है। और नेक्स्ट स्टेज है हमारा फोर्थ, इसमें क्या है, माइल्ड टू मॉडरेट डिक्लाइन। माइल्ड टू मॉडरेट डिक्लाइन में माइल्ड टू मॉडरेट डिक्लाइन इसमें क्या होता है कि हम धीरे धीरे करके माइल्ड से मॉडरेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कॉग्निटिव जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारा फिफ्थ स्टेज, इसमें क्या होता है, मॉडरेट डिक्लाइन। मॉडरेट डिक्लाइन मतलब कि अब हमें जो हमारा मेमोरी है, थिंकिंग है, वो हम मतलब परमानेंटली भूलने लगे, हमें याद नहीं रहता है कि हमने चीज़ें कहाँ पे रखी हैं, ठीक है। यहाँ से एक शुरुआत होती है अर्ली डिमेंशिया की, ठीक है, इसको हम अर्ली डिमेंशिया बोलते हैं, दैट इज़ फिफ्थ स्टेज। एंड सिक्स स्टेज में क्या होता है, मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर इट मीन्स हम धीरे 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 जो हमारा कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो सीवियर की तरफ बढ़ती जा रही है, जिससे हम मिडिल डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें हम इम्पेयरमेंट हो जाता है हमारा फैमिली रिकॉग्नाइज। इसमें हम मॉडरेट टू सीवियर दैट इज़ स्टेज सिक्स, इसमें हम फैमिली रिकॉग्नाइज अभी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो जितने भी लोग होते हैं उनका फेस तक हम रिकॉग्नाइज, हम यहाँ तक कि हम इतना भूल जाते हैं कि हमारे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज सेवन स्टेज, ये बहुत ही सीवियर है, फिर वर्स्ट स्टेज हम इसे बोल सकते हैं, इसे हम लेट डिमेंशिया बोलते हैं। लेट डिमेंशिया में हम इतना ज़्यादा सीवियर डिमेंशिया हो गया कि हम इसे में भूल ही जाते हैं कि हम खुद को भी नहीं पहचान पाते कभी कभी कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। अब देखेंगे हम इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस देखो तो इसके डायग्नोसिस के लिए फ़र्स्ट हम करेंगे मिनी मेंटल स्टेटस। मिनी मेंटल स्टेटस में टोटल 30 स्कोर्स होते हैं, 30 स्कोर्स होते हैं। इसमें क्वेश्चनिंग होती है जो इसे हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या बोलते हैं, कितना कॉग्निटिव, कितने आंसर्स वो सही दे रहा है, कितने गलत दे रहा है। तो मिनी मेंटल स्टेटस का भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगी इसे। और नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल डिमेंशिया स्केल। इसमें क्या होता है कि ये क्यों इस स्केल का यूज़ किया जाता है, टू इंडिकेट डिग्री ऑफ डिमेंशिया। इसमें इस स्केल में ये इंडिकेट किया जाता है कि डिमेंशिया का डिग्री क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने एमआरआई किया है। एमआरआई इसमें क्या होता है, सो स्ट्रक्चरल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, जैसे हमने वस्कुलर डिमेंशिया में पढ़ा था कि पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, शॉक लग जाता है, कोई ब्रेन इंजरी है, कुछ भी है, तो हमें एमआरआई सीटी ये कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमें पता चल सके कि ब्रेन में कोई ज़्यादा हैमरेज तो नहीं है। न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में न्यूरोट्रांसमीटर जितने भी हैं, ये सारी चीज़ें को इनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें सीटी एमआरआई करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, दैट इज़ इसको हम सीएसएफ एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अगर पेशेंट को डिमेंशिया है तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज बीटा एमोइलॉइड डिपॉजिट। इसमें जो बीटा एमोइलॉइड डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पे मेनली हम यही देंगे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देंगे, लाइक जैसे पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी देंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से डिमेंशिया है, और अगर कोई साइकोटिक कंडीशन की वजह से है तो साइकोटिक मेडिसिन ही देंगे, एंटी साइकोटिक मेडिसिन देंगे, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। इस टाइप से हम जो भी है ये मेडिकेशन देंगे। और विटामिन्स की, और जैसे स्ट्रोक है तो बीटा इनहिबिटर्स, इनकी वजह से इन्फेक्शन है तो
एंटीबायोटिक्स, इस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम इसमें दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा, हमने डिमेंशिया के टाइप्स और स्टेजेस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। आई ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, और मिलते हैं अब नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट एक टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।